साकिब आपसे बिल्कुल शुरू करूंगा क्योंकि वीकेंड के ऊपर जो है जस्टिस अतर मिनल्ला का जो इजाफी नोट आया है वो हमारा क्योंकि प्रोग्राम नहीं था तो उससे कि उसके ये जो मुकदमा तो चल रहा है मगर ये ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स जो है ये इजाफी नोट आ गया है, उसके अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या असरात पड़ेंगे। ख़ास तौर पे उन्होंने जो ये उनका ऑब्जर्वेशन है कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। जी ये जो नोट है, नोट वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उसके जो अहम नुकात हैं, एक उसमें नुक्ता आखिर में बिल्कुल जो राय दी है जस्टिस अतर मिनल्ला ने वो यही थी कि 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से जितनी भी पिटीशंस पेंडिंग हैं उन पिटीशंस को इस मखसूस नशिस्तों के केसेस के साथ सुना जाए। और उन्होंने उन सर्कमस्टांसेस का भी जिक्र किया जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने आए हैं। और वहां पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा कराए गए रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन ने माना है कि वो जो तशरीह उन्होंने की, वो जो इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड पे रखी वो दुरुस्त नहीं है। और जो बेंच के को मेंबरान है वो ये समझते हैं कि जो तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की आजाद डिक्लेयर करने के हवाले से और पार्टी को जो है वो गैर फाल करने के हवाले से वो दुरुस्त नहीं थी। तो उन्होंने ये राय दी थी कि उनकी राय के मुताबिक उन तमाम केसेस को इकट्ठा सुना जाए क्योंकि इनको अलग करके नहीं सुन सकते और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शंस कराए और किसी भी पार्टी को ये जो है वो शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तो लेकिन इस नोट का जो असर, जहां तक आपने बात की, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है उनकी जानिब से जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी ये बात की थी जो उन्होंने नोट में भी लिखी है कि 8 फरवरी इलेक्शन से पहले इलेक्शन डे और इलेक्शन के बाद जो शिकायत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई हैं उन शिकायत की तफसीलात दी जाएं। तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी जब ये बात उन्होंने की थी तो उन्होंने जब वकील थे इलेक्शन कमीशन के उन्होंने कहा कि अगर तहरीरी ऑर्डर में ये बात आ गई तो मैं तफसीलात जमा करा दूंगा। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने कहा था कि हमारे सामने ये केस नहीं है और वो इररेलेवेंट है और हमारे सामने सिर्फ जो अपील है हम उस हद तक रहेंगे। आज फिर हमने देखा कि यही सूरत हाल थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये तो आप ये कह रहे हैं साकिब, आप ये कह रहे हैं, मैं जो अखज़ कर रहा हूं कि ये दो यहाँ पे नजर आए ट्रेंड्स। एक था चीफ जस्टिस साहब इसको सिर्फ इस नुक्ते तक, तकनीकी नुक्ते तक इसको मरकूज रखना चाह रहे थे, मगर बेंच के कुछ हजरात कह रहे थे जिसे वो कहते हैं फुल जस्टिस या सब्सटेंटिव जर्नलिस्ट कि इसका फैलाव किया जाए, 8 फरवरी के जो बाकी क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, उसको भी तनाज़ुर को मद्दे। तो इस इजाफी नोट के बाद उस तरफ ज़्यादा आप समझते हैं तक़वियत मिल गई है उस नुक्ते को? बिल्कुल तकवीयत की हद तक वो ठीक है, लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें इलेक्शन कमीशन के लिए बाइंडिंग हो गया है कि ये चीजें जमा करवाएंगे, उनको करवानी पड़ेंगी जो अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं दे रहे। साथ में गौर खान ने भी ये इल्जाम लगा दिया है कि इन्होंने काफी सारी चीजें गलत पेश की हैं या सही नहीं पूरी पेश की, पूरी तरीके से नहीं गई। जी जी बिल्कुल। उसमें जो आज जो बात हुई थी वहां इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मैं मालूम करके पता करूंगा। इस पर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे जो बेंच को हेड कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी कोई ऐसा रिमार्क्स, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई जिससे ऐसे लगता कि जो उनके बेंच में बैठे एक मेंबर ने जो तफसीलात मांगी हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैंने अपनी समझ के लिए ये चीजें मंगवाई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने जमा नहीं करवाई, इवन कहा कि मुझे तो मालूम नहीं। तो ये एक सिनेरियो बड़ा अजीब सा जो है वो बन रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो बैरिस्टर गोहर हैं, उन्होंने वो जो नॉमिनेशन फॉर्म्स है उनके हवाले से एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि बहुत सारे ऐसे नॉमिनेशन फॉर्म जमा हुए हैं जहां पे पीटीआई के एफिलिएशन के जो सर्टिफिकेट्स थे उन फॉर्म्स में मौजूद नहीं है, कहीं नील लिखा हुआ है, कहीं इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो ये कंफ्यूजन है। लेकिन बैरिस्टर गोहर ने जो बात की वो टोटल डिफरेंट थी। ये सारी कंफ्यूजन वाली बात इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमने
दो दो तीन तीन जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए हुए थे, और उन्होंने कहा कि मैंने अपना फॉर्म एक आजाद और एक पीटीआई के साथ एफिलिएट करके सर्टिफिकेट के साथ जमा करवाया हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त मालूमात सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी, और उन्होंने कहा है कि हम इस हवाले से दुरुस्त मालूमात सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आएंगे, और ऐसे लग रहा है कि कल की जो समाअत है वो बहुत आम है। अब पीटीआई अपना वर्जन देगी इस सारे मामले में, लेकिन एक चीज आज भी तय नहीं हुई, बल्कि डिस्कस नहीं हुई, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पीटीआई के जो बैरिस्टर गोहर थे या वकला थे, उनकी जानिब से कहीं भी नहीं गई। अमूमी तौर पर ऐसे होता है कोई नई कोई दरखास्त दायर की गई हो तो वो बेंच को रिक्वेस्ट कर दी जाती है कि हमारी जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है या दो दरखास्तें दायर की गई हैं, उनको भी कंसिडर कर लिया जाए, तो फिर बेंच अपना रद्द अमल देता है कंसिडर करने या ना करने के हवाले से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ये हैरान कौन था कि पीटीआई के वकला ने ऐसी बात की नहीं है, और कल ऐसे लग रहा है कि कल आखिरी दिन हो सकता है कि जो है वो आर्गूमेंट जो है वो कंक्लूड हो जाए। अगरचे 1:30 बजे तक कल हेयरिंग होनी है, 11:30 से 1:30 बजे तक, और जो कल क्योंकि इजलास है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के हवाले से 2 बजे, तो 2 घंटे में वैसे लगता नहीं है कि कंक्लूड हो सके। लेकिन पीटीआई की दोनों दरखास्तें क्या फिक्स होंगी या नहीं होंगी, अभी उसका भी एक कंफ्यूजन बरकरार है कि वो मामला कहां पे जाएगा। तो ये आप कह रहे हैं कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला से कहा है कि बाकी जो पुरानी पेंडिंग 8 फरवरी के से हैं इसके साथ जोड़ी जाएं, सो ये भी देखना होगा कि अदालत इसके ऊपर क्या फैसला करती है ये। और आप कह रहे हैं कि कल ये इस बात का इम्कान हो सकता है कि ये मसला ख़त्म होके ये फैसला आ जाए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, कल का वैसे तो उन्होंने कहा है कि कल हम कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन 11:30 बजे कल समाअत शुरू होनी है और 1:30 बजे तक समाअत होनी है, क्योंकि 2 बजे इजलास है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के हवाले से। तो जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा था आज कि मुझे 1 घंटा चाहिए था या थोड़ा सा 1 घंटे से जायद का टाइम, तो इसका मतलब यह हुआ कि अटॉर्नी जनरल कम से कम 1.5 घंटा ले सकते हैं। और जो रिबटल है वो अभी फैसल सिद्दीकी ने देना है, सलमान अकरम राजा ने देना है, बैरिस्टर गोहर ने कोई तफसीलात देनी है, और ये तो वो है जो केस एक स्मूथली चल रहा है। और अगर बेंच उस तरफ जाता है कि पीटीआई को फरीक बनाना है या उनकी रिव्यू को भी इसी के साथ सुनना है, तो फिर एक टोटल डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। फिर तो किसी सूरत भी कल केस जो है वो कंक्लूड नहीं हो सकेगा। तो इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है कि हो सकता है इस इशू के ऊपर फैसला आ जाए, मगर नेक्स्ट जो है इसके अंदर उसकी डायरेक्शन आ जाए कि बाकी जो पेंडिंग केसेस हैं उसका क्या करना है, क्या टाइम फ्रेम आएगा या क्या उसको जल्दी टेकअप किया जाएगा या नहीं, ये भी हो सकता है। दूसरा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी तक नज़र आया कि ऑलमोस्ट एक किस्म का बेंच के अंदर कंसेंसस नज़र आया कि ये इस ऑब्जर्वेशन पे इवन इलेक्शन कमीशन भी मान गई है कि जो फैसला जहाँ बल्ले के निशान के छीनने का उसकी मिस इंटरप्रिटेशन, उसकी तशरीह गलत की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मगर आज एक गौहर खान की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आई कि इस फैसले के आने से पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला इंडिपेंडेंट और उसका 1-2 दरखास्तों के अंदर दे चुके थे। ये एक नया पटारी नहीं खुल जाती? बिल्कुल, वो तो अगर खोलने पे आए सुप्रीम कोर्ट तो ये तो एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है। अगर ना खोलने पे आए तो जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनकी जानिब से रिमार्क्स आ रहे हैं कि हम आइन पे रहेंगे और आइन बड़ा वाजे है इस हवाले से, तो फिर तो महदूद रहेगा मामला। लेकिन जिस तरह बाकी बेंच के मेंबरान सोच रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हैं, रिमार्क्स भी आ रहे हैं, और डेफिनेटली ये मामला लिंक्ड है। और खास तौर पर जब बेंच की अक्सर मेंबरान ये समझते हैं कि 13 जनवरी बल्ले के निशान केस का फैसला दुरुस्त नहीं, तशरीह दुरुस्त नहीं की इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर तो डेफिनेटली उस तरफ जाना पड़ेगा।